जब हम कहते हैं मिडीवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत, तो क्या इमेज आती है दिमाग में? मतलब कई लोगों के लिए तो सीधा दिल्ली सल्तनत की शान। हाँ, या फिर मुगलों की शौकत। एग्जैक्टली। लेकिन असली कहानी तो मुझे लगता है कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कहीं ज्यादा फैसिनेटिंग भी। सियासी उथल पुथल तो थी ही, लेकिन साथ में कल्चरल सिंथेसिस, मतलब अलग अलग संस्कृतियों का मिलन, बदलती हुई इकोनॉमी, और फिर वो गहरी इंटेलेक्चुअल यानी सोच विचार की लहरें भी थीं। सही बात है। तो आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं सतीश चंद्र की हिस्ट्री ऑफ मिडीवल इंडिया, एक ऐसी किताब जिसने मुझे लगता है इंडियंस की कई जनरेशन्स को, चाहे वो क्यूरियस रीडर्स हों या यूपीएससी एस्पिरेंट्स, लगभग 1000 साल के हमारे अतीत को समझने का एक नजरिया दिया है। बिल्कुल सही। और ये जैसा आपने कहा, सिर्फ एक टेक्स्ट बुक नहीं है, ये एक एनालिटिकल सफर है एक तरह से। ये देखता है कि 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी बीच इंडिया कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे बदला। एक ऐसा दौर जिसे अक्सर गलत समझा जाता है या फिर आजकल पब्लिक डिस्कोर्स में काफी पॉलिटिसाइज्ड भी किया जाता है। इस किताब का मकसद ही है उस सिंप्लिसिटी से आगे बढ़ना। तो चलिए इस इम्पोर्टेंट किताब की गहराइयों में उतरते हैं। हमारा मिशन क्या है? उन सिंपल नैरेटिव से परे जाना कि सब अच्छा था या सब बुरा था, और उस दौर की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझना, जैसा सतीश चंद्रा ने पेश किया है। सबसे पहले थोड़ा ऑथर के बारे में बात करें। सतीश चंद्रा 1922 टू 2008 इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड हिस्टोरियंस माने जाते हैं, और ये अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्ट्री से जुड़े हुए थे। ये अलीगढ़ स्कूल क्या है? इसका क्या मतलब है? हाँ, देखिए, अलीगढ़ स्कूल का मतलब है इतिहासकारों का वो ग्रुप जो खास तौर पर मिडविल इंडिया की सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री पर ज्यादा ध्यान देता था। अच्छा, मतलब समाज और अर्थव्यवस्था पर फोकस। हाँ, बिल्कुल। सिर्फ राजाओं की लड़ाइयों या उनकी जीत हार पर नहीं, बल्कि जैसे जमीन के सिस्टम्स कैसे थे, ट्रेड कैसे होता था, अलग अलग सोशल क्लासेस के बीच क्या रिश्ते थे, इन सब चीजों पर फोकस था। राइट। चंद्रिका का अप्रोच भी फंडामेंटली यही था। उन्होंने सिंपल बाइनरीज को चैलेंज किया, जैसे सिर्फ हिंदू वर्सेस मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट की बात करना या सिर्फ डिक्लाइन वर्सेस ग्लोरी की बात करना। वो मिडीवल इंडिया को एक, कह सकते हैं, वाइब्रेंट, कॉम्प्लेक्स और लगातार बदलती हुई सिविलाइजेशन के रूप में देखते थे। ओके, तो अप्रोच क्लियर है, सरफेस लेवल से नीचे जाना। अब इस 1000 साल के मिडीवल पीरियड को थोड़ा अनपैक करते हैं। किताब शुरू होती है लगभग 8th सेंचुरी से, जब हर्षा का एम्पायर वो कमजोर हो रहा था, और चलती हैं 13th सेंचुरी तक, जब दिल्ली सल्तनत मजबूत हो रहा था। ये पहला फेज कैसा था? क्या खास था इसमें? देखिए, इस दौर में इंडिया एक तरह से रीजनल किंगडम्स का पैचवर्क था। मतलब कोई एक सेंट्रल पावर नहीं थी। अच्छा। नॉर्थ में राजपूत्स के अलग अलग क्लैंस थे, ईस्ट में पालास थे, डेक्कन में राष्ट्रकूटास थे, और साउथ में चोलास का बहुत पावरफुल साम्राज्य था। वो तो अपनी नेवल पावर के लिए भी जाने जाते थे। हाँ, चोलास तो काफी फेमस है। हाँ। तो चंद्र बताते हैं कि कैसे इन किंगडम्स ने अपनी अलग रीजनल आइडेंटिटीज और कल्चर्स डेवलप किए। जैसे साउथ में आप देखें तो बड़े बड़े मंदिर बन रहे थे। राइट, द ग्रैंड टेम्पल्स। हाँ, और वो सिर्फ पूजा के स्थल नहीं थे, बल्कि इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक और सोशल सेंटर्स भी बन गए थे। और नॉर्थ में वहां फ्यूडल लैंड ग्रांट्स का सिस्टम डेवलप हुआ, तो हर इलाके की ना अपनी एक खास पहचान बन रही थी। और फिर इस रीजनल सेटअप में एक बड़ा बदलाव आया, टर्किश इन्वेजन्स, और फिर 1206 में दिल्ली सल्तनत का कयाम। ये तो एक टर्निंग पॉइंट था ना? हाँ, बिल्कुल। ये एक नया पॉलिटिकल चैप्टर था डेफिनेटली। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर खलजीज और तुगलक्स तक सल्तनत ने नॉर्थ इंडिया का पॉलिटिकल लैंडस्केप काफी हद तक बदल दिया। लेकिन चंद्र की अप्रोच की खास बात यह है कि वो सिर्फ जीत या हार की बात नहीं करते। वो सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस पर भी फोकस करते हैं। जैसे इक्ता सिस्टम था। ये एक तरीका था जिसमें मिलिट्री कमांडर्स या नोबल्स को कैश सैलरी के बदले किसी इलाके का रेवेन्यू कलेक्ट करने का हक मिलता था। अच्छा, रेवेन्यू राइट्स। हाँ, जिससे वो अपनी ट्रूप्स मेंटेन करते थे। फिर रेवेन्यू कलेक्शन के नए तरीके आए, और एक खास बात, इंडो पर्शियन कल्चरल फ्यूजन की शुरुआत हुई। एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज, आर्ट, आर्किटेक्चर, सब पर इसका असर दिखता है। हाँ, वो तो है। तो ये था पहला फेज, रीजनल पावर्स से सुल्तनत के राइज तक। अब आते हैं दूसरे फेज पर, 13th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक। यहाँ हम सुल्तनत का डिक्लाइन देखते हैं, और फिर मुगल्स का पावरफुल राइज। सही।
लोदीज, जो आखिरी सुल्तानत डायनेस्टी थी, उन्होंने कोशिश तो की पावर को सेंट्रलाइज करने की, लेकिन काफी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे। और फिर 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई। बाबर और इब्राहिम लोदी। हाँ, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और मुगल रूल की नींव रखी। ये इंडिया के इतिहास का एक नया और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनके दौर में मुगल स्टेट अपने पीक पर पहुंचा। और चंद्रा इस मुगल दौर के किन एस्पेक्ट्स पर फोकस करते हैं? सिर्फ बादशाहों की पॉलिसीज पर या कुछ और भी? बादशाहों की पॉलिसीज तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन चंद्रा का फोकस, जैसा पहले कहा, ब्रॉडर है। वो मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को काफी डिटेल में समझाते हैं, जैसे मनसबदारी सिस्टम था। हाँ, मनसबदारी, बहुत सुना है इसके बारे में। हाँ, ये एक तरह का मिलिट्री कम सिविल सर्विस था। ऑफिसर्स को रैंक्स यानी मनसब मिलते थे, जिसके हिसाब से उन्हें कैवलरी मतलब घुड़सवार मेंटेन करनी होती थी, और उन्हें सैलरी मिलती थी जो अक्सर जागीर यानी लैंड असाइनमेंट के फॉर्म में होती थी। अच्छा, लैंड से इनकम। हाँ, फिर राजा थोडरमल का लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, जिसे जब्त कहते थे। ये लैंड की केयरफुल मेजरमेंट और उसकी प्रोडक्टिविटी पर बेस था। इससे स्टेट की इनकम को काफी सिस्टमेटाइज किया गया। काफी ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है। ये तो हुई एडमिनिस्ट्रेशन की बात। कल्चरल अचीवमेंट्स पर भी चंद्रा काफी ध्यान देते हैं। हम सब ताजमहल या रेड फोर्ट तो जानते ही हैं, ऑब्वियसली। लेकिन वो पर्शियन लिटरेचर के डेवलपमेंट पर, पेंटिंग के नए स्कूल्स जैसे वो फेमस मुगल मिनिएचर्स हैं, म्यूजिक पर, और दरबार में रिलीजन और फिलॉसफी पर होने वाली इंटरेस्टिंग डिबेट्स को भी हाईलाइट करते हैं। जैसे अकबर का इबादत खाना। एग्जैक्टली, जहां अलग अलग धर्मों के स्कॉलर्स आकर डिस्कशन करते थे। ये उस दौर के इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट को दिखाता है, मतलब एक ओपननेस थी डिस्कशन के लिए, कम से कम उस लेवल पर। ये वाकई इंटरेस्टिंग है। और अब आते हैं उस पॉइंट पर जो मुझे लगता है इस किताब का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इसमें क्या खास है? बिल्कुल, ये चंद्रा की हिस्ट्री राइटिंग का कह सकते हैं कोर है। वो सिर्फ टॉप लेवल पॉलिटिक्स नहीं देखते, वो नीचे आकर आम जिंदगी, इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं, मतलब ग्राउंड रियलिटी। हाँ, वो एग्रेरियन स्ट्रक्चर्स को एग्जामिन करते हैं। जमीन पर किसका कंट्रोल था, किसान कितने तरह के थे, स्टेट उनसे कितना रेवेन्यू लेता था, और किसानों के अपने स्ट्रगल्स क्या थे। फिर ट्रेड नेटवर्क्स पर भी डिटेल में लिखा है। अच्छा, कहाँ तक ट्रेड होता था? बहुत दूर तक। इंडिया का माल गुजरात के पोर्ट से रेड सी और यूरोप तक जाता था, और ओवरलैंड रूट से सेंट्रल एशिया तक। कपड़ा, मसाले, इंडिगो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम्स थे उस टाइम के। वाओ! और सिर्फ किसान और ट्रेडर्स ही नहीं, शायद आर्टिजन्स का भी जिक्र है। हाँ बिल्कुल, आर्टिजनल प्रोडक्शन जैसे कपड़ा बुनने वाले, मेटल वर्कर्स, शिप बिल्डर्स, इनकी जिंदगी और काम को भी चंद्रा इंपॉर्टेंस देते हैं। ये दिखाता है कि मिडीवल इकोनॉमी सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं थी, बल्कि काफी डाइवर्स थी, काफी वाइब्रेंट थी। राइट। और इसी सोशल फैब्रिक में एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था भक्ति और सूफी मूवमेंट्स का फैलना। हाँ, ये मूवमेंट्स तो पॉलिटिक्स से थोड़ा अलग थे, पर इनका इम्पैक्ट शायद बहुत गहरा था लोगों पर। बिल्कुल, ये स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस आम लोगों के बीच बहुत पॉपुलर हुई। नॉर्थ में कबीर, गुरु नानक, साउथ में बसावन्ना, महाराष्ट्र में नाम सिमरन के संत, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु। इन्होंने जात पात, रिचुअल्स, इन सबको चैलेंज किया और सीधे डिवोशन, प्रेम पर जोर दिया, सिंपल लैंग्वेज में। और सूफीज? इसी तरह सूफी सिलसिले जैसे चिश्ती सिलसिला है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया। दरगाहें अजमेर में, दिल्ली में। हाँ वही। और सोहरावर्दी सिलसिला भी था। इन्होंने इस्लामिक मिस्टिसिज्म को लोकल ट्रेडिशंस के साथ मिलाकर एक सिंक्रेटिक यानी मिलीजुली कल्चर को बढ़ावा दिया। चंद्रा बताते हैं कि कैसे इन मूवमेंट्स ने स्पिरिचुअलिटी को मतलब कॉमन पीपल तक पहुंचाया और अलग अलग कम्युनिटीज के बीच एक तरह से ब्रिजेस बनाए। तो मुगल एम्पायर अपने पीक पर पहुंचा, इकोनॉमी चल रही थी, कल्चर फ्लरिश कर रहा था, भक्ति और सूफी मूवमेंट्स भी चल रहे थे। लेकिन फिर 18वीं सेंचुरी आते आते हम मुगल एम्पायर का डिक्लाइन देखते हैं, फ्रैगमेंटेशन देखते हैं। इसके बारे में चंद्रा का क्या एनालिसिस है? क्या वो सिर्फ औरंगजेब को ब्लेम करते हैं जैसा अक्सर कहा जाता है? नहीं, चंद्रा का एनालिसिस इससे कहीं ज्यादा न्यूआंस्ड है, कहीं ज्यादा गहरा है। वो सिर्फ औरंगजेब की पॉलिसीज जैसे उनकी डेक्कन वॉर्स या जिजिया को फिर से लगाना इनको जिम्मेदार नहीं ठहराते। तो फिर क्या वजह थी? वो कहते हैं कि डिक्लाइन के पीछे डीपर स्ट्रक्चरल स्ट्रेन्स थे। मुगल सिस्टम जो था, खासकर मनसबदारी और जागीरदारी सिस्टम, उसमें इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस पैदा हो गए थे। मतलब जागीरें कम पड़ने लगी थी, नोबल्स में कंपटीशन बढ़ गया था पावर और रिसोर्सेज के लिए। अच्छा, सिस्टम ओवरलोड हो गया था। हाँ, एक तरह से। इसके साथ ही
रीजनल पावर्स बहुत स्ट्रांग हो रही थी। मराठास अंडर शिवाजी और फिर पेशवाज, सिख्स पंजाब में, जाट्स आगरा के पास। ये सब चैलेंज कर रहे थे मुगल अथॉरिटी को। हाँ, सक्सेसफुली चैलेंज कर रहे थे। फिर इकोनॉमिक प्रेशर्स भी थे, लगातार लड़ाइयों का खर्चा, ट्रेड पैटर्न्स में बदलाव हो रहा था, और इसी बैकग्राउंड में यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज जैसे ब्रिटिश और फ्रेंच, उनको इंडिया के इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरवीन करने का मौका मिल गया। तो चंद्रा इसे सिर्फ एक डिक्लाइन नहीं बल्कि एक ट्रांजिशन के तौर पर देखते हैं। मतलब एक सिस्टम कमजोर हो रहा था तो दूसरे नए सिस्टम्स और पावर्स उभर रहे थे। एग्जैक्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके एनालिसिस का। मुगल सेंट्रल अथॉरिटी कमजोर हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर तरफ सिर्फ कियोस ही था। रीजनल स्टेट्स जैसे अवध, बंगाल, हैदराबाद, मैसूर, मराठा कॉन्फेडरेसी, ये अपने आप में काफी डायनामिक पॉलिटिकल एंटिटीज थे। अच्छा, उन्होंने मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेडिशंस को कंटिन्यू भी किया और कुछ हद तक इनोवेट भी किया। तो ये एक ट्रांजिशन का फेज था जिसमें पावर शिफ्ट हो रहा था सेंटर से रीजन्स की तरफ। समझ गए। ये सब पढ़ने में कैसा है? मतलब चंद्र का राइटिंग स्टाइल, क्या ये एक आम रीडर जो हिस्टोरियन नहीं है उसके लिए अप्रोचेबल है? डिफिकल्ट तो नहीं? देखिए, उनकी प्रोज फैक्चुअल है, एकेडमिक है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन ड्राई नहीं है। वो कोशिश करते हैं कि चीज़ों को क्लियरली एक्सप्लेन करें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसा पहले कहा, वो ग्लोरिफिकेशन या डीमोनाइजेशन से बचते हैं। ना किसी को विलन बनाते हैं, ना हीरो। बैलेंस्ड अप्रोच। हाँ, उनका फोकस अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स पर रहता है। रेवेन्यू सिस्टम्स कैसे काम करते थे, क्लास रिलेशंस क्या थे, एग्रेरियन पैटर्न्स कैसे बदले। अब ये जरूर है कि कुछ चैप्टर्स, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन या इकोनॉमिक डिटेल्स वाले, वो शायद उन रीडर्स को थोड़े डेंस लगें जो पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। हो सकता है। लेकिन जो लोग ये समझना चाहते हैं कि चीजें क्यों हुई, सिर्फ क्या नहीं, उनके लिए ये किताब बहुत रिवॉर्डिंग है, बहुत इंसाइटफुल है। तो अगर हम स्ट्रेंथ्स की बात करें, इस किताब की मेन स्ट्रेंथ्स क्या हुई? सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो है इसका बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव। ये कोशिश करती है कि हिस्ट्री को कम्युनल एंगल से ना देखा जाए। फोकस सोशियो इकोनॉमिक फोर्सेस और कल्चरल सिंथेसिस पर रहता है। ठीक है। और तीसरी, इसकी एकेडमिक क्रेडिबिलिटी और रेलेवेंस, खासकर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए तो ये एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट है, एक स्ट्रक्चर्ड, वेल रिसर्च्ड अकाउंट है। फेयर इनफ। और कोई लिमिटेशंस या वीकनेसेस? हर काम में कुछ ना कुछ तो होता ही है, राइट? हाँ, बिल्कुल। एक तो जैसा कहा, कुछ हिस्से शायद बिगिनर्स के लिए थोड़े ओवरवेलमिंग हो सकते हैं, डेंस लग सकते हैं। ओके। दूसरा, ये क्रिटिसिज्म आम तौर पे सुनने को मिलता है कि किताब का फोकस नॉर्थ इंडिया और मुगल्स पर थोड़ा ज्यादा है। अच्छा, साउथ इंडिया का क्या? हाँ, साउथ इंडियन किंगडम्स जैसे चोलास के बाद का दौर या विजयनगर एम्पायर जो इतना इंपॉर्टेंट था, उन्हें उतनी डिटेल या स्पेस शायद नहीं मिलती जितना उनका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस था। ये एक लिमिटेशन मानी जा सकती है। और वो अलीगढ़ स्कूल वाली बात, उससे जुड़ी कोई हिस्टोरियोग्राफिकल क्रिटिसिज्म? हाँ, कुछ क्रिटिक्स का ये कहना है कि अलीगढ़ स्कूल जिसे चंद्रा जोड़े थे, उसका थोड़ा झुकाव मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क्स की तरफ था। मतलब ये कि उनकी हिस्ट्री राइटिंग में क्लास स्ट्रगल, इकोनॉमिक फैक्टर्स पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। क्रिटिक्स कहते हैं कि इस चक्कर में शायद इंडिविजुअल एजेंसी, यानी लोगों के अपने फैसले, उनका रोल, या कल्चरल न्यूआंसेस या रिलीजन के अपने इंटरनल डायनामिक्स को कभी-कभी कम इंपॉर्टेंस दी गई। ये तो पर्सपेक्टिव की बात है। हाँ, ये एक एकेडमिक डिबेट का हिस्सा है, और ये कहना भी जरूरी है कि ये क्रिटिक्स किताब की ओवरऑल इंपॉर्टेंस को कम नहीं करती हैं, बल्कि ये बताती हैं कि हिस्ट्री को अलग-अलग पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है और कहां पर और रिसर्च इस पिक्चर को और कंप्लीट कर सकती है। समझ गई। तो इस सब का मतलब क्या है? ओवरऑल इस किताब की हिस्टोरिकल और एकेडमिक रेलेवेंस क्या है? आज ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, हिस्टोरियोग्राफी के लेवल पर यह पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्ट्री राइटिंग का एक लैंडमार्क है, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसने उन कॉलोनियल नैरेटिव्स को चैलेंज किया जो मिडीवल इंडिया को डार्क एजेस यानी अंधकार का युग बताते थे। हाँ, ये तो सुना है कि जहां सिर्फ डिक्लाइन और कॉन्फ्लिक्ट था। चंद्रा और उनके जैसे हिस्टोरियंस ने इस दौर की कल्चरल फ्लावरिंग, इकोनॉमिक डायनामिज्म और सिंक्रेटिक ट्रेडिशंस यानी मिलीजुली सांस्कृतिक परंपराओं को हाईलाइट किया। इसने बेसिकली हमारे मिडीवल पास्ट को याद करने का तरीका ही बदल दिया। और सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए तो ये मतलब ऑलमोस्ट कंपल्सरी रीडिंग है। हाँ, काफी हद तक, क्योंकि ये एक क्लियर क्रोनोलॉजिकल फ्रेमवर्क देती है 8 से 18 सेंचुरी तक।
ये एनालिटिकल टूल्स देती है, सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि प्रोसेसेस को समझने के लिए, जैसे टैक्सेशन सिस्टम्स, ट्रेड पैटर्न्स, एग्रेरियन रिलेशंस। राइट, हाउ एंड व्हाई। हाँ, और ये कल्चरल ग्राउंडिंग भी देती है, भक्ति सूफी मूवमेंट्स को समझने के लिए, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को अप्रिशिएट करने के लिए। कई जनरेशन्स के सिविल सर्वेंट्स ने इसे ना सिर्फ फैक्ट्स के लिए बल्कि एक बैलेंस्ड इंटरप्रेटिव नजरिया डेवलप करने के लिए पढ़ा है। और आज के कॉन्टेक्स्ट में जब मीडिवल हिस्ट्री को लेके इतने डिबेट्स होते हैं, इतना पॉलिटिसाइजेशन होता है, तब इसकी क्या रेलेवेंस है? उस कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है चंद्रा की किताब एक बहुत ही मेजर्ड, एक संतुलित आवाज पेश करती है। उनका प्लूरलिज्म और कल्चरल सिंथेसिस पर जो जोर है वो हमें याद दिलाता है कि इंडिया की आइडेंटिटी हमेशा से डायलॉग से, एक्सचेंज से, नेगोशिएशन से बनी है, सिर्फ डिवीजन या कॉन्फ्लिक्ट से नहीं। तो ये काउंटर पॉइंट देती है एक्सट्रीम नैरेटिव्स के खिलाफ। हाँ, ये एक एंटीडोट की तरह काम कर सकती है उन नैरेटिव्स के खिलाफ जो पास्ट को सिंप्लीफाई करके प्रेजेंट में डिविजन्स क्रिएट करना चाहते हैं। तो अगर हम समराइज करें, सतीश चंद्रा की हिस्ट्री ऑफ मीडिवल इंडिया हमें याद दिलाती है कि सबकॉन्टिनेंट की ये 1000 साल की कहानी ना तो सिर्फ अनब्रोकन हार्मनी थी, ना ही सिर्फ अनएंडिंग कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशन थी, लगातार चलती हुई। का सोशल, कल्चरल और रिलीजियस फैब्रिक प्रीडोमिनेंटली हिंदू था, इसमें कोई दो राय नहीं। इस्लामिक शासकों के आने से नए पावर स्ट्रक्चर्स बने जो जरूर अलग थे, कभी-कभी एडवर्सेरियल भी थे क्योंकि वो अलग बिलीफ सिस्टम से शेप हुए थे और अक्सर कॉन्क्वेस्ट पर बेस्ड थे। चंद्रा इन टेंशंस को एक्नॉलेज करते हैं। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, मंदिर तोड़ने की घटनाएं जिनके पीछे पॉलिटिकल मोटिव्स भी होते थे, सिर्फ रिलीजियस नहीं, या जिजिया जैसे डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स, इन सब का जिक्र है। लेकिन उनका पर्सपेक्टिव ये है कि इन एक्ट्स को सिर्फ रिलीजियस फैनेटिसिज्म के लेंस से नहीं देखना चाहिए, उसे ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। वो कॉशन करते हैं कि ये मिडीवल स्टेट क्राफ्ट यानी उस जमाने के राजनीति का हिस्सा थे। पावर कंसोलिडेट करना, रिसोर्सेज कंट्रोल करना, अपने राइवल्स को डिमोरलाइज करना, ये मोटिव्स अक्सर रिलीजियस जस्टिफिकेशंस के साथ जुड़े होते थे। What stands out in his narrative मुझे लगता है is this dual movement। Dual movement मतलब जहां कॉन्फ्लिक्ट था वहीं जबरदस्त कल्चरल एक्सचेंज भी हो रहा था। सूफी और भक्ति संत यूनिवर्सल लव की बात कर रहे थे, आर्टिजन्स और आर्किटेक्ट्स हिंदू और इस्लामिक स्टाइल्स को मिला रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन में लोकल प्रैक्टिसेस इनकॉर्पोरेट हो रही थी और आम लोग वो साथ रहने के तरीके ढूंढ रहे थे। कोएग्जिस्टेंस वाज आल्सो अ रियलिटी। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था आउटलाइन में जलालुद्दीन खलजी का कोट कि इंडिया में मेजॉरिटी हिंदू है, इसलिए शासन सिर्फ इस्लामिक टर्म्स में नहीं हो सकता। ये क्या बताता है? ये बताता है कि रूलर्स को भी लोकल रियलिटीज को एक्नॉलेज करना पड़ता था। लेजिटिमेसी यानी शासन करने का हक सिर्फ मिलिट्री पावर से नहीं आता था, बल्कि गवर्नड पॉपुलेशन, जिसमें अ लार्ज मेजॉरिटी हिंदूज थे, अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज के साथ उनके एक्सेप्टेंस या कम से कम एक्विसेंस पर भी डिपेंड करता था। उनको साथ लेके चलना पड़ता था। हाँ। चंद्रा ये भी नोट करते हैं कि सुल्तानेत और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में भी हिंदू राजाओं और जमींदार इंपॉर्टेंट पोजीशंस रखते थे। उनके पास जमीनें थीं, इन्फ्लुएंस था। ये दिखाता है कि सिचुएशन सिंपल कॉन्क्वेस्ट या रिप्लेसमेंट से कहीं ज्यादा लेयर्ड थी, कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मिडीवल इंडिया एक तरह से एग्जिस्टिंग इंडिया और न्यू कमर्स के बीच एक लंबा 1000 साल का नेगोशिएशन था। बिल्कुल। किताब ये अफर्म करती है कि मिडीवल इंडिया कोई ब्लैंक स्लेट नहीं था जिस पर नए रूलर्स ने जो चाहा लिख दिया। ये एक ऐसी जमीन थी जिसके अपने स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस थे, बिलीफ्स थे और मेजॉरिटी पॉपुलेशंस थी जिन्होंने आने वाले रूलर्स के डिजाइन्स को शेप भी किया और कंस्ट्रेन भी किया। उन्हें भी अडॉप्ट करना पड़ा। इट वॉज अ टू वे प्रोसेस। तो आज के लिए इससे क्या सीख मिलती है? व्हाट्स द टेक अवे फॉर अस? शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि हम अपनी हिस्ट्री की कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सेप्ट करें, उससे भागे नहीं। एक ऐसी हिस्ट्री जिसमें एक प्रीडोमिनेंटली हिंदू सोसाइटी ने इस्लामिक पॉलिटिकल पावर के आगमन को नेगोशिएट किया, कभी कॉन्फ्रंटेशन से, कभी कोलैबोरेशन से, कभी सिंथेसिस से। चंद्रा का बैलेंस नजरिया हमें याद दिलाता है कि मिडीवल इंडिया संघर्ष का मैदान भी था और क्रिएटिविटी का क्रूसिबल भी। एक ऐसी जगह जहां नई चीजें पैदा हो रही थी, कॉन्फ्लिक्ट के बीच भी। तो एक फाइनल थॉट के साथ क्लोज करते हैं। अगर मिडीवियल इंडिया, जैसे आपने कहा, 1000 साल की नेगोशिएशन थी, अलग अलग फेथ्स के बीच, पावर और रेजिस्टेंस के बीच, चेंज और कॉन्टिन्यूटी के बीच, तो ये पूरा प्रोसेस हमें आज क्या सिखा सकता है? एक ऐसी दुनिया में जो अभी भी आइडेंटिटी, प्लुरैलिटी
और कोएग्जिस्टेंस को नेगोशिएट कर रही है। नॉर्थ के हिमालय से लेकर साउथ के मंदिरों तक, डेक्कन की सूफी दरगाहों से लेकर गुजरात के बिजी पोर्ट्स तक, सब इस लंबी कॉम्प्लेक्स कहानी का हिस्सा हैं। और शायद सतीश चंद्र का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये याद दिलाना है, इंडिया का मिडिवल पास्ट कोई बोझ नहीं है जिससे हमें भागना है, बल्कि ये एक रिच कॉम्प्लेक्स विरासत है जिसे हमें समझना है उसकी पूरी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, बिना सिंप्लीफाई किए। बिल्कुल। अगर आपको ये गहरी चर्चा पसंद आई सतीश चंद्र की हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया पर, तो प्लीज हमारे शो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हाँ, जरूर। और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप अगली बार किस किताब या टॉपिक का एनालिसिस सुनना चाहेंगे। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन।